नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मुजफ्फरपुर जिले में 2 प्रखंड मुशहरी और बोछा में पंचायत चुनाव के मतदान के पहले 2 मुख्य प्रत्याशी के समर्थक जनसंपर्क के दौरान भिड़ गए। दोनों तरफ से चली गोलीबारी में इंद्रजीत कुमार और राहुल कुमार को गोली लग गई। आनन फानन में गोली लगने से दोनों युवक घायल हो गए और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गाँव में अफरा तफरी का माहौल है। बोचहा थाना अंतर्गत एक गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक इंजर्ड यहाँ पे अस्पताल में आए हैं, भर्ती हुए हैं। उनसे हम लोग पूछताछ और छानबीन के क्रम में यहाँ पे आए हैं। कितने लोगों को गोली लगने की सूचना है? तो यहाँ पर एक आदमी को गोली लगी है, वो भी भर्ती हैं। एक और आदमी की सूचना है कि दूसरे अस्पताल में वो भर्ती हैं। और कहाँ पर है इसकी हम लोग जानकारी लेकर के कार्रवाई करेंगे। किनके द्वारा गोली चलाया, कुछ पता चला? इस संदर्भ में छानबीन की जा रही है अभी। औरंगाबाद के सदर अस्पताल में एक साधु ने अपने ही साधु की हत्या कर दी और शव को चुपके से छोड़कर फरार हो गया। परिजनों के आने पर मृतक की पहचान की गई। वहीं मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक 2 दिन पहले पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में अपने साधु के घर गया था और 2 दिनों बाद उसका शव सदर अस्पताल में स्ट्रेचर पर मिला। फिलहाल मामले की जाँच पुलिस कर रही है। क्या मामला है भैया? ये मेरा भतीजा है, सुधीर कुमार पाठक नाम है इसका। ये परसों ससुराल गया था, ठीक है। परसों ससुराल गया, कल रात में हमको फ़ोन आता है, इसकी साधु की वाइफ फ़ोन करती है, बोलते हैं कि तबीयत खराब है। तो हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो अभी ठीक है, इलाज करा करके ले आए हैं, हम लोग घर पर रखे हुए हैं। और उसके बाद फ़ोन काट दिए। उसके बाद फिर हम जैसे जब फ़ोन दोबारा लगाए तो बोली कि ठीक है, बता रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। और उसके बाद फिर फ़ोन काट दी और स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई। 5 बजे सुबह में एक आदमी हमको खबर किया कि से सुनी थी कि तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, सिन्हा गिली देखे, हम जा रहे हैं देखने। हम 5:30 बजे हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ डेड बॉडी रखा हुआ है। डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि हमको कोई जानकारी नहीं है कि सुधीर पाठक नाम का कोई आदमी यहाँ आया है। हम तो नहीं आया है, तो भाई हम पहचान कर रहे हैं, ये मेरा भतीजा है, डेड बॉडी रखा हुआ है, आप जो है सो आगे कार्रवाई कीजिए। तो बोला कि आप थाना जाइए, थाना को इन्फॉर्म कीजिए। हम थाना में गए तो वहाँ थाना में कोई स्टाफ नहीं था। एक मुंशी थे, वो बोले कि आप पुनः जाइए हॉस्पिटल और वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए कागज़ बनवा कर लाइए। हम जब यहाँ आए, पोस्टमार्टम के लिए कागज़ बनवाने के लिए बोले, तो डॉक्टर बोला कि पर्चा कटवाइए। पर्चा कटवाने के बाद उस पर पोस्टमार्टम के लिए हुआ और इस तरह का मामला है। मैंने क्या है, हत्या ये प्योर संदेहास्पद मौत है। हमको हत्या ही लग रहा है, समझ गया ना। ये प्योर संदेहास्पद है और इसमें मैंने जो डॉक्टर का व्यवहार है वो भी संलिप्त है। मैंने संदेह के घेरे में डॉक्टर भी है इस पूरी प्रकरण में। क्या नाम हुआ आपका? संतोष पाठक नाम है मेरा। और उनका जो मृत्यु हुआ? सुधीर कुमार पाठक। उनके पिताजी के? अवध किशोर पाठक। घर यहीं कर्मा रोड, महावीर नगर, वार्ड नंबर 2 में। और कहाँ गए थे ससुराल? पिपरा है, जमोर थाना में पिपरा गांव है। और अब बात अररिया की। कश्मीर में आतंकी हमलों के शिकार हुए अररिया के 2 मजदूरों का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। कश्मीर से विमान से शव पटना पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से पटना से शव को रानीगंज लाया गया और नम आंखों से अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि घटना के बाद से ही गाँव में मातमी सन्नाटा पसरा है। ताबूत को कंधे पर उठाकर उसके घर पहुंचाया जा रहा है। थोड़ा धीरे धीरे चलो। घर के पास चलो ना। पीछे बाबू,
अनंतनाग के जिला प्रशासन और बिहार भवन नई दिल्ली का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, जिनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाता। यहाँ से हम लोग बनगामा की तरफ मूव कर रहे हैं। पहला शव हमने परिजनों को दे दिया है। अब हमारा उद्देश्य यही है कि सम्मानपूर्वक हमारे एलईओ यहाँ पे रहेंगे, सम्मानपूर्वक इनकी लास्ट राइट्स कंडक्ट हो जाए। ये राजा कुमार का शव है सर? हाँ जी बिल्कुल, ये राजा कुमार का शव है और हमारे एलईओ मनोहर कुमार और शिव कुमार जो यहाँ पे रहेंगे लास्ट राइट्स तक, और हम लोग अभी 2 एलईओ के साथ बनगामा की तरफ मूव कर रहे हैं। लाश को घर तक पहुंचाने में बहुत बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि अररिया में पिछले 2-3 दिनों से बहुत बारिश हो रही है, तो दिक्कत तो हुई है, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है वो निभाना है। तो 2 लाश को आपने सुपुर्द किया है? ये अभी पहला लाश हमने सुपुर्द कर दिया है। अररिया में नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी वज्रपात के कारण जोगबनी समेत सीमाई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। नेपाल के विराटनगर से लेकर जोगबनी तक का इलाका जलमग्न हो गया है। नेपाल में बहने वाली नदियां कोसी, महाकाली सहित अन्य दूसरी पहाड़ी नदियां उफान पर है। खजूरबाड़ी वार्ड नंबर 6 का दृश्य है। पानी देखिए कितना गति में, करंट देख लीजिए पानी का। क्यों बोले एकड़ कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? तो दीदी रहती है, तो बच्चा को पकड़ो और जेंट्स के है पकड़ो, पकड़ गए कहीं, पकड़ दिए कहीं। नहीं जाओ, जा बेटे, जा जाओ। पैर को अथी में उठाना मत, समझिए, गिरेगी उधर, उड़ेगी पानी में। क्यों दादा? चलिए क्यों चल रहा है। 2017 से भी अधिक प्रलयंकारी बाढ़, 17 से भी अधिक प्रलयंकारी बाढ़। ज्ञात अनुसार बढ़ रहा पानी। नगर परिषद कार्यालय मोकामा में पिस्तौल का भय दिखाकर एक महिला की अर्धनग्न तस्वीर खींचने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में पंचमहला पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला थाना क्षेत्र के रामपुर डुमरा की है। भागलपुर बाढ़ की मार झेलकर अभी उभड़ा भी नहीं था कि एक बार फिर गंगा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। हम बात कर रहे हैं सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव की, जहां महज पिछले कुछ घंटों में दर्जनों घर गंगा की आगोश में चला गया। गांव का मुख्य मार्ग और पुल पुलिया भी पानी में समा चुका है। दहशत का यह नजारा देखकर लोगों की आंखें फटी रह गई।
सड़क कट गया। ये तो भोरे सवेरे कटा है, 7-8 बजते बजते भोरे होते सब चल गया, 5-10 लाख का सामान चल गया। कितना परेशानी हो रहा है? मिल तिल सब परेशान है, भोरे से लोग परेशान है। क्या भर मांग गाँव करते हैं सरकार से? क्या मांग करते हैं सरकार से क्या हम लोग मांग करेंगे? सरकार के कि कहेंगे घर द्वार बचाइए। कोई मदद मिला है अभी? कुछ नहीं मिला है, खाली सब ऊपर से नीचे सब घोटने ही वाला है। जी ये कटाव 1-1.5 महीने से चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन इधर बारिश के कारण भी कटाव में बहुत फर्क पड़ा और ये रोड कई महीनों से सालों से कटते आ रहा है, लेकिन हमारे सांसद और एमएलए एमपी का कोई ध्यान इतना नहीं हो रहा है इस पर। कब से ये कटाव हुआ इस गांव में? ये 1-1.5 महीने से बहुत तेज़ी से हो रहा है और ऐसे तो बहुत दिनों से चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन इधर बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्या ये मुख्य सड़क थी जो अब कट चुकी है? हाँ, ये पूरे गांव के लोग आते जाते थे इधर से। कितने लोग प्रभावित होंगे इस कटाव से? इससे 1,500, 2,000-5,000 लोग जो भी इधर से आते जाते थे, सबौर के लोग भी, मतलब जो भी इधर से कहलगांव जाना हुआ, सब लोग रास्ते का इस्तेमाल करते थे। क्या उम्मीद है कि और कटाव होगा? कटाव का उम्मीद अभी और है, जो वरिष्ठ लोग कहते हैं कि मतलब पहले से जहाँ तक कटा हुआ है वहाँ तक आएगा ही। आपका घर कट गया है? जी मेरा घर कट गया। तो कब से कटाव हो रहा है गाँव में? कटने का तो 2013 से ही गाँव में ज़मीन सब कट रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल आज के डेट में लमसम यहाँ से 20-25 मीटर घर से अलग था और आज सुबह में 7:30 से 9 के बीच में पूरा घर द्वार सब कट के चला गया पानी में। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो लमसम 4 भाई में लमसम 10 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। पूरा घर कट गया। अब आप लोग कहाँ जाइएगा? कहीं रहने का कोई जगह नहीं है, इसी तरह भी हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं ज़मीन दीजिए, रहने का घर बना के दीजिए, और क्या मांग सकते हैं? गांव के जनप्रतिनिधि से कोई मदद नहीं मिला? अभी कोई प्रतिनिधि से कोई लाभ नहीं मिला है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शिवनाथ शाह है। पिता का नाम बताइए। सीताराम शाह। समा गया, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? रोजगार समा गया था, तो क्या किया जाए, उससे तो कोई मार नहीं कर सकता है। अब आगे जो है वो अगर कुछ सहायता कर दे तो आदमी जीवन जी सकता है, और क्या करें? रोजी रोटी का कैसे जुगाड़ कीजिएगा? अब कैसे, अभी तो जैसे करेगा ऊपर वाला ही करेगा, और नीचे वाला के ऊपर में क्या कर सकता है कोई? कितना नुकसान हो गया? नुकसान दुकान था, घर था, कपड़ा लत्ता था, बर्तन बासन था, सब अब तो चल गया। अब कहाँ खाएंगे, क्या चीज़ में बना खाएंगे? कितने लोग हैं परिवार में? 7 आदमी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? गांव के कटाव से हम लोग पूरे इंग्लिश फरका घोसपुर जो है बहुत आतंक में बहुत भयभीत हो गया है, और इससे हम लोग सवेरे से 8 बजे से कटाव कम से कम 25-30 घर कट गया। हम लोग देख रहे थे और पानी घुमरिया मार करके सोझे बैठ जाता था, आरार नहीं गिरता था, सोझे बैठ जाता था। इससे पूरे गांव भयभीत है, और हम लोग सीओ के भी फ़ोन किए। उसके बाद बहुत देर के बाद सीओ आए और वो भी आश्वासन दे के गए कि जिसका मकान गिरा है उसको हम पन्नी या कोई खाने पीने के हम इंतज़ाम करते हैं, बाकी अभी तक ले कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। तो लगातार गांव में कटाव हो रहा है जी। लोगों का कहना था कि कोई मदद भी अभी तक नहीं पहुंचाई जी नहीं। हमारे तक, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? लोगों तक कैसे आप जुड़ेंगे? और इसमें हम लोग के गांव पूरे मैंने भयभीत है। गांव तो मैंने अब सरकार से ही रुजू लगा रहा है। अब सरकार की ही मैंने सगरे से फ़ोन हो रहा है, आपका कलेक्टर साहब का, आपका सीओ साहब का, आपदा यथी में सगरे हम लोग फ़ोन करें। बाकी अभी कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग के मैंने यहाँ पर आकर के राहत दिया गया है। परिचय दे दें आपका। जी परिचय दे दें अपना। मेरा नाम रामबन यादव, ग्राम पंचायत फरका के मुखिया में हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि सरकार जितना जल्द से जल्द हमारे आपदा
जो कटा है उन लोग को राहत मिलना चाहिए। जमुई शहर में एक कबाड़ी दुकान में चोरी करते एक चोर को दुकान संचालक ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान चोर ने संचालक के पेट में चाकू से वार कर उसे जख्मी कर दिया। हल्ला करने के बाद स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए और चोर की भी जमकर पिटाई कर दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची टाउन थाने की पुलिस ने चोर को भी गिरफ्तार किया और दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सब नया नया चोरवा मेन चोरवा सब हमारे दुकान में 6-7 दिन से लगातार चोरी कर रहा था इसने। क्या चीज़ का दुकान है? कबाड़ी का दुकान। अच्छा, तो उसके बाद 4-5 दिन से ही चोरी कर रहा था। तो कल हम क्या सोचे कि इसको किसी तरह पकड़ना है, तो हमने रात भर जा करके वहाँ पे अवड़िया किया मूव करके। उसके बाद इसने आया उधर से और गेट में चढ़ करके 12 फीट का गेट है हमारा, 12 फीट का गेट पर चढ़ करके फलांग करके अंदर गया और अंदर जाने के बाद पूरा छानबीन किया, इसको कुछ सामान नहीं मिला। तो 10-15 मिनट में भी वापस फिर आने लगा बाहर। उतने देर में हम जा करके इसको वहाँ पकड़ लिए। पकड़ने के बाद ये हमको जान मारने का, चाकू से जान मारने का कोशिश किया और चला बार भी कर दिया, जिसमें हम बुरी तरह से घायल हैं। कहाँ पर लगा है चाकू? पेट में लगा है। पेट में लगा है जी। अच्छा। और भी इसके साथ कोई लड़का था? एक लड़का और था, वो भाग गया है। इसका गैंग है, मतलब 5-6 का गैंग है। ये घुसता है 5-6 को, आज 2 ही घुसा। क्या नाम है आपका? रवि कुमार बंडवाल। पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अररिया जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग जगहों पर कश्मीर में मारे गए मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की और उनको सांत्वना भी दी, साथ ही आर्थिक सहायता भी की। आप होइए सर। आ जाइए ना आगे से। यहाँ से हटिए ना। बबलू बैग कैमरा करो ना यार। अरे यार हटो। अरे भैया क्या हुआ? बाइक मत पकड़िए। चलो पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे तुम दौड़ो पहले। क्यों नहीं देते? जी जी। आप हर चीजों का राजनीतिकरण क्यों करते हैं? हर चीजों का राजनीतिक खोज क्यों करते हैं? तो ये 40 सालों में बिहार में जिसकी सरकार थी और जिन लोगों ने सरकार में जो रहे, उन्होंने रोजगार को पैदा हमारे युवाओं के लिए नहीं किया। हमारे मजदूरों का पलायन हुआ। हमारे पास किसान की स्थिति 1 कट्ठे 2 कट्ठे वाली, 1 बीघा से भी नीचे वाली स्थिति रही, जिसके चलते हमारी बहन की, हमारी बेटी की, हमारे बेटा का, हमारे यूथ का, हमारे भाई का कभी भी फ्यूचर बहुत वाइज नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ा। नतीजा हुआ कि अपने परिवार, अपनी दादी, अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए बहन के तन पर कपड़ा के लिए लोग बाहर जाने लगे और हम हमेशा लाश के रूप में लौट के आते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा बिहार के लोगों को कि हम कब तक बाहर जा कर के मरते रहें, कब तक हम लात खाते रहें, कब तक हम चप्पल खाते रहें, कब तक हम गाली सुनते रहें, कब तक हमें भगा दिया जाए। हम बिहार में अपने घर में रह के काम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसलिए सरकार बिल्कुल कोलैप्स है, सरकार की पॉलिसी सही नहीं है। सर, आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी जो है आज बिहारी मजदूर जो है बिहार के पलायन को विवश है। तो आप जो है लड़ाई हमारी बचपन से रही है। आज हम अभी पार्टी के जन अधिकार पार्टी की तरफ से हमारे साथ मुखिया जी हैं, हमारे नेता हैं, हमारे वर्तमान यहाँ के मुखिया हैं, हमारे विक्टर जी हैं, हमारे जिला पार्षद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इस इलाके के तमाम यूथ हैं, बुजुर्ग हैं।
अभी उस परिवार को खाने जीने के लिए 25,000 की मदद की गई है, आगे भी मदद की जाएगी, लेकिन 1-1 लाख रुपया हम इस परिवार को इसके घर के लिए और फ्यूचर के लिए हमारी पार्टी की तरफ से उसको दिया जाएगा। लेकिन सवाल 25,000 या 1 लाख का नहीं है, सवाल है कि हम रोजगार पर गंभीर क्यों नहीं होते, हम यूथ को मजबूत क्यों नहीं करते हैं। यूथ के जेब में 50,000 1 लाख रुपया मंथली इनकम की व्यवस्था कब हम करेंगे। हम हमेशा राजनीतिकरण में जात पात धर्म मजहब हिंदू मियाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड में हम रहते हैं, लेकिन हम युवाओं की बात नहीं करते हैं, हम अपने फ्यूचर की बात नहीं करते हैं कि मेरे यूथ का भविष्य क्या होगा, मेरी बेटी कैसे रहेगी। तो सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को 20-20 लाख रुपया इंक्वायरी भी करनी चाहिए और आगे से कोई बिहारी पर इस तरह हमला न हो, उसको हमले को रोका जाए और कह करके बिहारियों को मारना, इसका जवाब हम देंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम किसी को भी अपने बिहार की ओर से जाने नहीं देंगे यदि हमको इसी तरह किया। जिस तरीके से रैयाम या अन्य जगहों पर बिहारियों को निशाना बनाया जाता है, हर प्रदेश के लोग कहीं भी जाके काम करेंगे, लेकिन लगातार जिस तरीके से बिहार को टारगेट किया जाता है, कभी महाराष्ट्र, कभी दिल्ली, कभी अन्य स्टेटों में, जब भी हम कहीं जाते हैं हमें यह कहा जाता है कि आपको आपके घर में रोजगार क्यों नहीं है। मैं मानता हूं हमारी आर्थिक आज़ादी की ज़रूरत थी हमें बिहार में, और लोगों ने राजनीतिक आज़ादी पॉलिटिकल सॉल्यूशन करता है। हम रोज़गार नहीं दे सके, हम फैक्ट्री नहीं बना पाए, हम रोज़गार पैदा नहीं कर पाए, हम पलायन नहीं रोक पाए और लगातार हमले पर हमले। यह घटना बहुत निंदनीय है। मैं 20 लाख रुपए की मांग करता हूं कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार 20-20 लाख रुपया 2 मृतक 1 घायल परिवार को दे। क्यों करते हैं? तो ये 40 सालों में बिहार में जिसकी सरकार थी और जिन लोगों ने सरकार में जो रहे, उन्होंने रोजगार को पैदा हमारे युवाओं के लिए नहीं किया। हमारे मजदूरों का पलायन हुआ। हमारे पास किसान की स्थिति 1 कट्ठे 2 कट्ठे वाली, 1 बीघा से भी नीचे वाली स्थिति रही, जिसके चलते हमारी बहन की, हमारी बेटी की, हमारे बेटा का, हमारे यूथ का, हमारे भाई का कभी भी फ्यूचर बहुत वाइस नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ा। नतीजा हुआ कि अपने परिवार, अपनी दादी, अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए बहन के तन पर कपड़ा के लिए लोग बाहर जाने लगे और हम हमेशा लाश के रूप में लौट के आते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा बिहार के लोगों को कि हम कब तक बाहर जाकर के मरते रहें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।